हाय दिस इज़ पारितोष एंड यू वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। कुछ समय पहले मैंने बनाई थी वीडियो रिटायरमेंट के लिए, जहां मैंने आपको रिटायरमेंट का कॉर्पस कैसे जनरेट करें उसके लिए मैंने आपको म्यूचुअल फंड की दो कैटेगरी डिस्कस करी थी, फ्लैक्सी कैप और लार्ज कैप। आज मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ कि अपना रिटायरमेंट कॉर्पस जनरेट करने के लिए कैलकुलेशन कैसे करोगे, हाउ मच रिटायरमेंट कॉर्पस आई बी रिक्वायर्ड, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। इसके लिए मैंने हालांकि एक एक्सेल बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, और वो एक्सेल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं स्क्रीन पे भी बताऊंगा आपको कि कैसे कैलकुलेट करोगे। तो वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है आज हमारा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पूरा ये एक्सेल तैयार करके रखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिटायरमेंट की प्लानिंग की कैलकुलेशन कर सकते हो। रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन फाइनेंशियल प्लानिंग। ये पहला पड़ाव है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद। प्लानिंग में ऑब्वियसली पहले इंश्योरेंस प्लानिंग आएगी, आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, प्रोटेक्शन, एंड आफ्टर दैट रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए सबसे पहला प्लान है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए सबसे पहले प्लान करें। तो आपको एक्सेल पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वो है कैलकुलेट योर करंट एनुअल एक्सपेंसेस। आज के एनुअल करंट एक्सपेंसेस कितने हैं। तो पहले आप देखेंगे कि मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं आपके। अब अगर मैंने यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस का कंसिडर करा 25,000 रुपीज़, ईयरली एक्सपेंसेस कितना हुआ 3 लाख रुपए। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको, इस मंथली एक्सपेंसेस में आपकी लोन, लाइबिलिटीज, कार की ईएमआई ये सब नहीं आएंगी। जो आपके और आपकी वाइफ के हाउस होल्ड के जो एक्सपेंसेस है वो कंसिडर करोगे। इसमें इवन मेडिकल कॉस्ट जो है आपकी अभी जो लग रही है वो भी कंसिडर करोगे, लेकिन लोन, लाइबिलिटी, रेंटल ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा दे रहे हो, ये सब आपके मंथली एक्सपेंसेस में नहीं आएंगे रिटायरमेंट की कैलकुलेशन में। आज आपको अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितने हैं प्लस आपका मेडिकल का खर्चा कितना है वो सब चीज़ें आएंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है 25,000 रुपीज़, ईयरली 3 लाख रुपीज़। सेकेंड स्टेप में आता है हमारे पास कैलकुलेट योर फ्यूचर एनुअल एक्सपेंसेस। अब जो ये करंट एनुअल एक्सपेंसेस लिए हैं इसको इन्फ्लेशन से कंसीडर करके फ्यूचर में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इसकी कॉस्ट कितनी होगी, मतलब कितना एक्सपेंसेस होगा कंसिडरिंग इन्फ्लेशन। तो मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन 6% कंसीडर करा है। यू कैन कंसीडर 7%, 8%। आप कितना एग्रेसिवली जाना चाहते हो अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए वो आप पे निर्भर करता है। दूसरा आता है कि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद कितना मैं अपने आप को कितने टैक्स स्लैब में देखता हूँ। टेक इट एज अ वेरी कंजर्वेटिव। मैंने यहाँ पे 10% कंसिडर करा है, क्योंकि बिकॉज आपकी रिटायरमेंट के बाद आपकी मोस्टली इंटरेस्ट इनकम, आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम ही आपकी इनकम सोर्स होगी। तो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आई एम कंसिडरिंग 10% टैक्स स्लैब में आऊँगा मैं। करंट एज 33 ईयर्स। ये सारी फिगर्स आपको इनपुट करनी है, इनमें से कुछ और कुछ ऑटोमेटिकली होगी। सब एक्सेल पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली रेडी है आप लोगों के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। करंट एज में 33 ईयर्स कंसिडर कर रहा हूँ and I'm planning to retire at 55 years. You may retire at 40, you may plan to retire at 60, depends on you कि आप क्या particularly किस एज में रिटायर होना चाहते हो। मैंने यहाँ पे 55 लिया हुआ है। अगला आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मैं कितने साल तक अपना रिटायरमेंट प्लान बना रहा हूँ, 80 साल तक। मैंने यहाँ पे 80 साल लिया है कि सर मैं 80 साल तक अपने रिटायरमेंट के कॉर्पस को एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ, मतलब 80 साल तक का प्लान करना चाहता हूँ। 55 साल में रिटायर्ड हो जाऊंगा, मेरे पास नेक्स्ट जो 25 ईयर्स होंगे उसमें मेरे को कॉर्पस चाहिए कि मैं उस 25 साल में आराम से गुजार सकूं। तो मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने 80 ईयर्स ली है। आप चाहे तो 90 भी कर सकते हो। कुछ लोग अगर इफ यू आर सर्वाइविंग मोर देन 80 तो यू कैन गो विद द रिवर्स मॉर्गेज। हालांकि रिवर्स मॉर्गेज के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज दी अनदर टॉपिक एंड वी विल डिस्कस इट इन सम अदर डेज। रिवर्स मॉर्गेज में यू प्लेज योर प्रॉपर्टी एंड यू गेट द मंथली पेमेंट फ्रॉम द बैंक. You don't need to pay any amount to bank for this reverse mortgage. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आई एम प्लानिंग 80 ईयर्स। तो मेरे पास कितने रिटायरमेंट ईयर्स हुए, मतलब रिटायरमेंट के लिए कितना नंबर ऑफ ईयर्स रिटायरमेंट के लिए हुए 22 साल।
मैं 33 साल का हूँ, 55 साल में रिटायर्ड हो जाऊंगा, यानी मेरे पास अभी 22 साल है अपने रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए। ठीक है, 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से ये 3 लाख रुपए की फिगर मेरी निकल के आती है, जो एक्सेल पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी आप लोगों के लिए, 10,81,061 रुपीज। दिस इज पोस्ट टैक्स। प्री टैक्स दिस वुड बी 12,01,179 रुपीज। दिस इज द सेकेंड स्टेप। तो मैंने अभी देख लिया कि मेरा एनुअल एक्सपेंसेस कितना है, पोस्ट टैक्स और प्री टैक्स मेरा ईयरली रिक्वायरमेंट कितना है, मेरा कॉर्पस कितना चाहिए हर साल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितना कॉर्पस बनाना है मुझे अपने रिटायरमेंट के एक्सपेंसेस को निकालने के लिए, मुझे कितनी फंडिंग चाहिए। ठीक है, अपने रिटायरमेंट एक्सपेंसेस को फंड करने के लिए मुझे कितना कॉर्पस चाहिए। तो मेरे पास अभी रिटायरमेंट ईयर्स कितने हैं, 25, क्योंकि 55 साल में मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। 80 ईयर्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान रहा हूं, तो मेरे पास 25 साल का समय रहेगा अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को यूज करने के लिए। रिटायरमेंट के टाइम पे भी मैं इन्फ्लेशन कंसीडर कर रहा हूं 6%। देखो ये फिगर आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, मैं तो अपना फिगर यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन के बाद मैं रिटायरमेंट के बाद भी अपना जो इन्फ्लेशन कंसीडर कर रहा हूँ वो 6% कंसीडर कर रहा हूँ। रिटायरमेंट के कॉर्पस में कितना मैं रिटर्न्स कंसीडर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 7% रिटर्न कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि रिटायरमेंट का कॉर्पस मैं नहीं चाहूंगा कि वो इक्विटी आफ्टर द रिटायरमेंट उस पैसे पे मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, मतलब वो पैसा मुझे चाहिए अपने रिटायरमेंट एक्सपेंसेस के लिए, तो मैं उसको पूरा एक्सपोजर इक्विटी में नहीं रख सकता, थोड़ा सा एक्सपोजर रख सकता हूँ, डिपेंड ऑन यू कि आप कितने एग्रेसिवली जाना चाहते हो। बट मैं आई एम टेकिंग अ कंजर्वेटिव अप्रोच। मैं उस पैसे को अगर एफडी में भी रख दूँ तो 6-7% रिटर्न कमा सकूँ, तो मैंने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए यहाँ पे 7% एग्जम्पशन करा है। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो नेट रिटर्न कितना हुआ, 0.94। नेट इन्फ्लेशन को माइनस करने के बाद एग्जैक्ट 0.94% आएगा आपका। ठीक है, तो यानी आप हर साल रिटायरमेंट कॉर्पस पे 0.94% का एप्रिसिएशन मिल रहा है अब आफ्टर द 55 ईयर्स ऑफ एज। तो आपको कितना रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए, ये ऑटोमेटिकली निकल के आ गया 2.68 CR। इतना रिटायरमेंट कॉर्पस आपको चाहिए। पर रुकिए, अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में सर अब कुछ ऐसा भी तो इन्वेस्टमेंट होगा ना जो आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में लगाया हुआ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, ग्रेजुटी मिल रही है, इक्विटी है, जो आपने रिटायरमेंट के लिए अलाइन किया हुआ है। यहाँ पे सुकन्या समृद्धि आपने बच्चे की पढ़ाई के लिए किया है, कुछ अलग म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट कर लिए, वो नहीं लेना। जो रिटायरमेंट के लिए आपने अलाइंड किए हुए हैं कि हाँ भाई मैंने रिटायरमेंट के नाम पे सोच के रखा हुआ है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पीपीएफ में लगाया हुआ है, वो पैसा लेना है। जो आपने अभी आपके पास करंट एसेट्स है, इवन आपकी प्रॉपर्टी पे आपको कुछ रेंटल यील्ड मिल रही है, वो भी कंसिडर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल रखा है, मेरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का और पीपीएफ का मैं मान रहा हूँ कि मेरा फंड वैल्यू फ्यूचर में एट द एज ऑफ 55 ईयर्स लगभग 25 लाख रुपए हो जाएगी। ये फ्यूचर वैल्यू इसलिए ले रहे हैं, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू में क्योंकि उस समय आपको पैसे की जरूरत होगी, तो मुझे कॉर्पस उतना ही कम तैयार करना होगा अभी। तो यहाँ पे ईपीएफ में आप एक रफली फिगर ले सकते हो, मैंने 6-7% कैलकुलेशन के हिसाब से कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं 55 ईयर्स एज में 6-7% रिटर्न के हिसाब से जो मेरा आज का वैल्यू है वो 25 लाख के करीब का हो जाएगा, 6-7% ग्रोथ रेट के हिसाब से। ग्रेजुटी में मुझे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये फिगर यहाँ पे बेसिकली जितना भी इन्वेस्टमेंट्स है आप अपना कंसिडर कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में सपोज करो आपने आज कुछ 1 लाख रुपए कुछ भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो फ्यूचर में एट द एज ऑफ 55 ईयर्स 8% 9% की कैलकुलेशन से कंसिडर करो। गूगल पे कैलकुलेटर मिल जाएंगे, आप वहाँ पे डालोगे लमसम इन्वेस्टमेंट मेरा आज इतना है, 22 साल के बाद वो पैसा 9% 10% पे कितना हो जाएगा। मेरा इस मानना ये है कि 9% के हिसाब से कैलकुलेट करो, जितना कम करोगे उतना अच्छा है। रिटायरमेंट कॉर्पस ज़्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में आपको कोई अभी निवेश है रिटायरमेंट को लेके, तो उस पर 9% की कैलकुलेशन रखें, यहाँ पे उस फिगर को यहाँ पे मेंशन कीजिए। मैंने अभी 0 मेंशन की हुई है, अगर आप नए हो तो आपके लिए 0 मेंशन कीजिए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ग्रेजुटी है, अदर इक्विटी है, कुछ अलग है तो वो कंसिडर करिए। तो ये फिगर निकल के आती है मेरी 30 लाख रुपीस, यानी मेरे पास आज के करंट एसेट्स कितने हैं, 30 लाख रुपीस। अब मुझे फ्रेश इन्वेस्टमेंट कितनी जरूरत है, यानी मुझे रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए जो डेफिसिट है उसको कैसे प्रिपेयर करूंगा, कैसे प्लान बनाऊंगा। डेफिसिट कितना है मेरा, फिगर माइनस करने के बाद करंट एसेट्स में से माइनस करने के बाद कॉर्पस रिक्वायर्ड में से एसेट यूटिलाइज में से माइनस करने के बाद मेरे फिगर निकल के थे 2.38 CR। मुझे इतने अमाउंट की जरूरत है प्लानिंग करने के लिए। मेरे पास कितने ईयर्स है,
22 साल में करना है ये प्लान। मैं अभी जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं इस पर कितना रिटर्न कंसीडर कर रहा हूँ, मैं कंसीडर कर रहा हूँ 10%, क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में, और मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि मिनिमम रिटर्न्स मैंने जो रोलिंग रिटर्न्स लिए थे वो 10% लिए थे। तो 10-11% का जो रोलिंग रिटर्न बेसिस था इट वॉज मोर देन 10%, आपने जिससे ज़्यादा ही कमाए हैं पर्टिकुलरली हिस्टोरिकली। तो मैं 10% का मिनिमम रिटर्न्स कंसीडर कर रहा हूँ इक्विटी में, क्योंकि 22 साल का समय तो ऑब्वियसली मैं इक्विटी में रखना चाहूँगा पैसा, डेट में क्यों रखूँगा मैं। जैसे जैसे मैं रिटायरमेंट के पास आता हूँ तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिप्लॉय कर सकता हूँ डेट में, लेकिन अभी मैं इक्विटी में रखूँगा। तो 10% का रिटर्न कंसीडर कर रहा हूँ। आप 12 मत करना, मैं 10 कर रहे हो, 9 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, लेकिन 10 से ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि रिटायरमेंट कॉर्पस पे आप जितना कंजर्वेटिव अप्रोच लेके जाते हो उतना बेटर है। कंजर्वेटिव मतलब रिटर्न्स के मामले में। तो मुझे आज अभी लमसम फंडिंग कितनी जरूरत है? अगर मुझे 2.38 CR चाहिए, मुझे जरूरत है 29,34,921। अगर मुझे लमसम अभी पैसा चाहिए, लेकिन लमसम तो सबके पास नहीं है, तो मुझे मंथली इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा कंट्रीब्यूट, जहां मुझे 10% रिटर्न मिलता रहे। SIP मतलब तो आपको सर 25,065 रुपये अपने रिटायरमेंट के प्लानिंग के लिए चाहिए, ठीक है। 25,065 रुपीज हर मंथ। अगर मुझे 2.38 का CR कॉर्पस जोड़ना है रिटायरमेंट पे एट द एज ऑफ 55 ईयर्स, और अगर मेरे पास 30 लाख रुपए का करंट एसेट्स है, ठीक है। अभी 25,000 रुपये भी हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है मंथली कंट्रीब्यूट करना, पॉसिबल है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा स्टेप जा सकते हो स्टेप अप SIP। लेकिन स्टेप अप SIP का ऑप्शन मैं आपको यहाँ अभी समय नहीं बता रहा, इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट स्टेप बताएंगे कि अगर आपको इतना कॉर्पस एक्यूमुलेट करना है तो स्टेप अप SIP के थ्रू कैसे जा सकते हो, उसके थ्रू कैसे प्लान कर सकते हो अपने रिटायरमेंट को। ये एक्सेल मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो दैट आप लोगों को आसानी हो अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को कैलकुलेट करने के लिए। कि फाइनेंशियल प्लानिंग को ये सब समझाने के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का कैलकुलेटर और ये सब चीज़ें प्लान करने के लिए आई नो कि मैनी ऑफ एडवाइजर्स जो 15, 20, 25 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, बट आई विल ट्राई कि ये सब चीज़ें मैं आपको आसानी से किसी पेड एडवाइजरी में ना जाना पड़े, अब घर बैठे खुद के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का ब्लूप्रिंट तैयार कर सको अपने लिए, और इसी हिसाब से हम बाकी प्लान्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट सबसे पहला प्लान है फाइनेंशियल प्लानिंग का, इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं। और अब आप लोगों के जो भी सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, उसमें जो भी डाउट्स होंगे उनके भी सेशंस लेंगे, सो दैट आप पूरी तरीके से कंप्लीटली अपना रिटायरमेंट प्लान कर सको, मैं आप लोगों की किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकूँ। तो ये एक्सेल पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, अपनी खुद की फिगर करके आज ही अभी कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितने रिटायरमेंट कॉर्पस की जरूरत है, क्योंकि हम लोग प्लान नहीं करते हैं, तो प्लानिंग बनाइए पहले कि आपको रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए कितना प्लान करना है। ऐसे ही आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपका हर पैसा, हर इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी फाइनेंशियल गोल से अलाइन होना चाहिए। रिटायरमेंट की बात कर रहे हो तो रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेसिक है, इसको बाकी अपने हिसाब से नंबरों के साथ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो खैर आज के लिए इतना ही था, आई बिलीव वीडियो पसंद आई होगी। अब जो भी सवाल है नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, कैलकुलेट करने का तो कुछ प्रॉब्लम होती है, जरूरत पड़ेगी तो Q&A वीडियो भी रखेंगे इस पे, और इसी को आगे कंटिन्यू भी करेंगे। स्टेप अप SIP के ऑप्शन में कैसे जा सकते हो, इस रिटायरमेंट कॉर्पस के टारगेट कैसे कर सकते हो स्टेप अप SIP के थ्रू, और फिर बाद में आगे फ्यूचर दूसरे फाइनेंशियल प्लान डिस्कस करेंगे, और फिर देन एक कंसोलिडेट फाइनेंशियल प्लान डिस्कस करेंगे। तो पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग का ये सीरीज चलाएंगे इसको हम। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए यार, लाइक जरूर कीजिए, और पहली बार देख लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा एक नया पर्सनल डेली ब्लॉग है उसको भी फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मेंशन कर रहा हूँ इसी एक्सेल के साथ में। तो खैर अगर आप मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।